हाय एवरीबॉडी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म में आज हम लोग नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेन जॉनसन के बाद इंग्लैंड में लिटरेरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। नियो क्लासिज्म का उदय सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। जॉन ड्राइडन को इस एज का लीडिंग क्रिटिक कहा जाता है। बेन जॉनसन और जॉन ड्राइडन के बीच कोई भी इस प्रकार के क्रिटिक पैदा नहीं हुए जिनमें जॉनसन और ड्राइडन के जैसे ब्रिलियंसी थी। लोगों का उत्साह रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में ही प्रतिदिन समाप्त होता था। इन विवादों ने सिविल वॉर और इंग्लिश किंग को बिहेड करने जैसे मुद्दे शामिल थे। जैसा कि लोग मानते हैं कि लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पीस टाइम एक्टिविटीज होते हैं और टेंशन तथा कन्फ्लिक्ट का समय आर्ट और कल्चर के लिए इनिमिकल होता है। इनिमिकल मीन्स हार्मफुल। 1660 में चार्ल्स द सेकेंड के किंग बनने के साथ ही देश में शांति स्थापित किया गया और एक बार फिर से क्लाइमेट प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए फेवरेबल हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, चार्ल्स द सेकेंड के पहले एलिजाबेथन एरा था और यह रिनेसेंस इंपल्स का एरा था, जिसके परिणाम स्वरूप लिटरेचर बहुत समृद्ध हुआ था, लेकिन इसके बाद यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। अब सेंसस और रोमांटिक इटालियन इन्फ्लुएंस को फ्रेंच इन्फ्लुएंस ग्रहण कर चुका था। इस तरह से अगले 100 वर्षों से ज्यादा तक नियो क्लासिज्म का एरा शुरू हुआ, जिसमें इंग्लैंड में सुप्रीम रूल को कायम करना था। इस एरा के बिगिनिंग में जॉन ड्राइडन थे और एट द एंड ऑफ इट देयर इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म के दो फेज थे। फर्स्ट फेज, जिसमें रेस्टोरेशन एज कहा जाता है, यह 1660 से 1700 तक था। जॉन ड्राइडन को इस फेज का मेन एक्सपोनेंट माना जाता था। इस फेज में नियो क्लासिज्म लिबरल और मॉडरेट है। सेकेंड फेज आता है जो फर्स्ट 6 और 7 डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी था और इस फेज में नियो क्लासिज्म को बहुत अधिक नैरो, स्लैविश और एस्टिंगेंट माना जाता था। नैरो मीन्स संकीर्ण, स्लैविश मीन्स नीरस एंड एस्टिंगेंट मीन्स कठिन आर्थिक हालत। पोप, एडिशन और इसके बाद डॉक्टर जॉनसन सेकेंड फेज के लीडिंग क्रिटिक्स हैं। नियो क्लासिज्म के नेचर और डेफिनेशन की अगर बात करें तो नियो क्लासिज्म को विभिन्न तरह के नामों जैसे न्यू क्लासिकल, स्यूडो क्लासिकल, अगस्टन तथा क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। नियो क्लासिज्म को अगस्टन भी कहा जाता है क्योंकि इस समय के राइटर सोचते थे कि उनका एज लिटरेचर में रोम के राजा अगस्टस सीजर की तरह है और अगस्टस सीजर का जो शासनकाल था, इसमें लिटरेचर बहुत ही ब्रिलियंट और ग्लोरियस था। ऐसे एज में जिसमें होरेस, विर्गिल, लॉन्गिनस और क्विंटिलियन जैसे ब्रिलियंट पर्सनालिटीज का जन्म हुआ था। जॉर्ज शेरबर्न कहते हैं अपनी रचना लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में नियो क्लासिज्म के बारे में कि यह एज रोमन क्लासिक्स, थॉट और वे ऑफ लाइफ के लिए एक रिस्पेक्ट है। एटकिंस नियो क्लासिज्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह ओरिजिनल ग्रीक क्लासिक्स के
एग्जैक्ट कॉपी की अपेक्षा क्लासिक सिस्टम ऑफ फ्रांस है जो लुइस 14 के शासन में विकसित हुआ। इन अदर वर्ड्स, नियो क्लासिज्म ने अरिस्टोटल और दूसरे ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स के लिए एक रिस्पेक्ट है जो इटालियन क्रिटिक्स के द्वारा पहली बार एक्सप्लेन और मॉडिफाई किया गया था और इसके बाद लुइस 14 के शासन में फ्रेंच क्रिटिक्स के द्वारा इंटरप्रेट और मॉडिफाई हुआ। एरिस्टोटल को अक्सर मिस इंटरप्रेट किया गया और बहुत बातें जिसे उन्होंने कभी नहीं कहा उसे भी ग्राफ्ट कर लिया गया। अतः टाइम एंड प्लेस की यूनिटीज जिसे वह शायद ही कभी बताया होगा उसे भी डिराइव कर लिया गया और ड्रामेटिक राइटिंग्स के लिए आवश्यक रूल्स बना दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, नियो क्लासिक्स ने ट्रेजेडी से ज्यादा इपिक को पसंद किया था। सर फिलिप सिडनी ने भी एरिस्टोटल और अदर फ्रेंच क्रिटिक्स का रिस्पेक्ट किया था, लेकिन वे कभी नहीं प्रैक्टिस में लाया जो वे प्रीच देते थे। बेन जॉनसन ने क्लासिज्म पर प्रीच और प्रैक्टिस दोनों दिया, लेकिन वे भी रूल्स को फॉलो नहीं किया। वे अपनी आंखों और कानों में विश्वास करते थे। सत्य चारों ओर से खुला है और देखने के लिए केवल आंखों की आवश्यकता है, ऐसा बेन जॉनसन मानते थे। दोनों ही अर्थात सिडनी और बेन जॉनसन लिटरेचर की प्रशंसा करते थे। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआती समय में नियो क्लासिज्म का इंग्लिश माइंड और स्पिरिट पर पकड़ बना चुका था। इट्स राइज कॉज, इसके उत्थान का क्या कारण था? 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में नियो क्लासिज्म के उदय के कई कारण हैं। मेटाफिजिकल्स की अधिकता होने से जॉन जन के फॉलोवर्स बढ़े और इससे लिटरेचर में ऑर्डर, बैलेंस और सैनिटी मीन्स पवित्रता के पक्ष में रिवोल्ट हुआ। मेटाफिजिकल पोएट्री में यूज हाइपरबोल्स, फार फेस्ड इमेजेस और वायलेंट सिमिल्स एंड मेटाफोर को बेहतर ढंग से इलेबोरेट किया गया, जो नियो क्लासिज्म के लिए ग्राउंड तैयार किया। तब नियो क्लासिज्म के राइज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में फ्रेंच इन्फ्लुएंस हुआ। चार्ल्स द सेकेंड और इनके कॉर्टियर्स फ्रांस से फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच थियरी और प्रैक्टिस ऑफ लिटरेचर लेकर लौटे। फ्रांस में जो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किया गया था, जिसे द फ्रेंच एकेडमी कहते थे, उसे इंग्लैंड में इंपोर्ट किया गया। फ्रेंच क्रिटिक्स जैसे लाबोसू और बाइलियो, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट और पोएट्स जैसे कॉर्निल और रैसिन को शेक्सपियर, चौसर और स्पेंसर से ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अर्थात इंग्लैंड में जो एलिजाबेथन एज के ड्रामाटिस्ट, पोएट्स थे, उनसे ज्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस के कारण जो चार्ल्स द सेकेंड ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे, जो प्रैक्टिस ऑफ लिटरेचर वहां से लाया था, जिसके कारण शेक्सपियर, चौसर और स्पेंसर से ज्यादा इंप्रेसिव फ्रेंच क्रिटिक्स को माना गया। द चीफ फीचर्स ऑफ नियो क्लासिक क्रिट। फर्स्ट, द रूल ऑफ फॉलो नेचर। नियो क्लासिक क्रीड का मुख्य बिंदु फॉलो नेचर था। नेचर में एक्सटर्नल रियलिटी है जिसे पोएट को इमिटेट करना चाहिए। इस तरह से फॉलो नेचर रियलिज्म बना देता है। नेचर का अर्थ जनरल ह्यूमन नेचर भी है। यह
क्वालिटी सभी एज और कंट्रीज के सभी लोगों में कॉमन होता है। इस प्रकार कवि को पार्टिकुलर से नहीं बल्कि यूनिवर्सल से डील करना चाहिए। नेचर यूनिवर्स को शासन करने वाली शक्ति के रूप में भी होता है। इस तरह से नियो क्लासिज्म की कार्डिनल फीचर्स में से एक रूल्स का सम्मान करना था। अतः पोएट्री के लिए कुछ सर्टेन रूल्स को फ्रेम किया गया था। यह माना जाता था कि ग्रेट लिटरेचर इन रूल्स को फॉलो किए बिना नहीं लिखे जा सकते हैं। सेकेंड, emphasis on correctness, reason and good sense. नियो क्लासिज्म में करेक्टनेस, रीजन और अच्छी समझ पर जोर दिया गया था। आर्टिस्ट को रूल्स का करेक्टली पालन करना चाहिए और फैंसी या इमोशन की अधिकता को रीजन और सेंस से कंट्रोल अवश्य किया जाना चाहिए। The third one is formal finish and perfection rather than content. नियोक्लासिज्म में वर्क के कंटेंट की अपेक्षा फिनिश और परफेक्शन पर जोर दिया जाता था। Fourth one is the function of poetry was to instruct and delight. पोएट्री का कार्य निर्देश देना और प्रसन्न करना था। डिडक्टिक फंक्शन को एस्थेटिक फंक्शन की अपेक्षा अधिक इंपॉर्टेंट समझा जाता था। यह आउटलुक भी था कि पोएटिक जस्टिस आवश्यक है। पोएट को अवश्य अच्छाई के लिए इनाम देना चाहिए और बुराई के लिए पनिश करना चाहिए। ड्राइडेन और कुछ अन्य ने यह माना कि पोएट्री का फंक्शन हृदय को गति देना भी है। फिफ्थ वन इज स्टाइल एंड डिक्शन ऑफ पोएट्री। न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में पोएट्री के स्टाइल और डिक्शन पर बहुत विचार किया गया था। यह भी माना जाता था कि प्रोज के लैंग्वेज और पोएट्री के लैंग्वेज में भिन्नता है जो नोबल और एलिवेटेड होना चाहिए। Sixth one is the need of decorum was also emphasized. Decorum means मर्यादा, शालीनता। मर्यादा या शालीनता की आवश्यकता पर भी नियो क्लासिज्म में जोर दिया गया था। यह माना जाता था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। प्रोज और पोएट्री के डिक्शन में न केवल भिन्नताएं थी बल्कि डिफरेंट काइंड्स के पोएट्री के डिक्शन भी भिन्न थे। इस प्रकार वर्ड्सवर्थ ने इस आर्टिफिशियल डिवीजन के खिलाफ दृढ़ता से प्रतिक्रिया दिया और यह कहते हुए चरम पर गए कि प्रोज और पोएट्री के लैंग्वेज में कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है। एंड द लास्ट वन इज कंपैरेटिव superiority of rhyme and blank verse. न्यू क्लासिज्म में राइम और ब्लैंक वर्स के तुलनात्मक श्रेष्ठता पर भी अधिक विचार किया गया था और फाइनली यह निष्कर्ष निकला कि राइम ब्लैंक वर्स से अधिक सुपीरियर है। हीरोइक मेजर को पोएट्री के लिए सही मापदंड माना जाता था क्योंकि इस मापदंड को एंशिएंट के ऑथोरिटी और फ्रेंच के प्रैक्टिस में भी सपोर्ट किया गया था। नाउ द लास्ट वन इज नियो क्लासिज्म, इट्स वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन। नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में रूल्स को अवे करना ही ब्रिलियंसी को सप्रेस करता था, अर्थात कि बहुत सारे ऐसे मेधावी कवि थे, राइटर्स थे जो उस रिजिड रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, जिसके कारण वे नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म से अलग होते चले गए और इसीलिए नियो क्लासिज्म में अधिक सहमति रहा, जिसके कारण 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में रोमांटिसिज्म का उदय हुआ। नियो क्लासिज्म के अपने मेरिट्स हैं और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसे एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसेबल मीन्स सराहनीय और आवश्यक युग कहा है। नियो क्लासिज्म इरेटिक जीनियस को डिस्करेज करता था।
इडियटिक जीनियस का मतलब है अस्थिर प्रतिभा। R.A. Scott James points out, the neoclassical critics added much that is essential to culture and fixed all the important truisms without which we can hardly begin today to discuss the art of literature. Means न्यो क्लासिकल क्रिटिक्स ने बहुत अधिक ऐड किया जो कल्चर के लिए आवश्यक है और सभी इंपॉर्टेंट ट्रूथ को फिक्स किया जिसके बिना आज आर्ट ऑफ लिटरेचर डिस्कस करना मुश्किल हो सकता है। एटकिंस इस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के वैल्यू को जोड़ते हुए लिखते हैं, इन द लॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड, the period covered by the second half of the 17th century and the century that followed is one of the first importance. इस प्रकार नियो क्लासिज्म क्रिटिसिज्म समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नियो क्लासिक क्रिटिक्स जॉन ड्राइडेन और डॉक्टर जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे।